हेलो बच्चों, बीटी यूपी अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का बैक पेपर जो है अब नज़दीक है। 2 जून को इसका एग्ज़ामिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोस में बताए गए थे उन पे हम चर्चा करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 था उसको हमने बहुत पहले ही इसको बता दिया था। इसका जो भी लेक्चर्स हैं, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, सारे टॉपिक्स जो है उस लेक्चर में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारा है यूनिट नंबर 2 के लिए। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हैं, जैसे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़, ट्राइंगल लॉ, ये सारे जितने हैं ना इसमें दिए हुए, इसको हम आज देखेंगे। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, अब देखो अदिश राशि क्या होती है, बहुत नॉर्मल सा डिफिनेशन है। ठीक है, कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उसमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब केवल परिमाण हो, उसमें दिशा नहीं हो, तो ऐसी राशियों को हम कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, और इसके जो हमारे उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण क्या हो जाएंगे, मास जैसे द्रव्यमान हो गया, टाइम समय, टेम्परेचर और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, समय और जो हमारा तापमान है। फिर डिस्टेंस, दूरी भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस, ये भी हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ साथ जो हमारा परिमाण होगा ना उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, दिशा भी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ दिशा भी होगी। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें हमारा परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा उपस्थित हो, मतलब परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा सदिश के योग के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हमको लिखना हो तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमको लिखना कैसे है कि जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा जो सदिश योग के नियमों का, अब सदिश योग के नियम क्या हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ भी हम आगे पढ़ेंगे तो, और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, तो उन नियमों का क्या करें, ये पालन करें, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। देखो ये ज़रूरी क्यों है ना ये लाइन लिखना, क्योंकि जैसे विद्युत धारा आप देखते होगे ना, उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो सदिश योग का नियम है ना, जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका फॉलो नहीं करती है, तो वो हमारी सदिश राशि नहीं है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हमारे जो सदिश राशि के एग्जाम्पल है वो संवेग, विस्थापन, त्वरण और बल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज नियम है उसके बारे में हम देखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे। देखो ये लॉ क्या कहता है, हमारा ट्रायंगल लॉ जो है, इसमें क्या कहता है, अगर हमारे दो वेक्टर्स हैं ना, जैसे वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, मतलब उनका जो हमारा परिमाण व दिशा है ना, उसमें क्या, त्रिभुज की दो जो भुजाएं होती हैं ना उसकी तरह हम प्रदर्शित करें अगर, तो जो उसका परिणामी होगा ना वो जो हमारा परिणामी जो सदिश होगा, मतलब जो रिजल्टेंट आर होगा, वो हमारी तीसरी भुजा द्वारा क्या होगा, विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे देखो, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, मतलब हमको a प्लस बी निकालना है, ये मान लो हमको a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो हम अगर वेक्टर दिया तो हम a वेक्टर इधर बना देंगे और b वेक्टर ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया b वेक्टर। ठीक है, मतलब दो सदिशों का गुणन, मतलब सॉरी, दो सदिशों का हमको योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सदिश का जो हमारा ये तीर वाला डायरेक्शन होगा उससे हम दूसरे सदिश को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो जो तीसरी भुजा होगी, मतलब तीसरी भुजा आप जानते हो कि ये वाली होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, हमारा जो तीसरी वाली भुजा होगी ना, वो हमारा इसका रिजल्टेंट प्रदर्शित करेगी, मतलब विपरीत क्रम में। यहाँ से ध्यान दो, मतलब इसके हम क्या करें, इसके हमारे जो हमारा टेल है उससे हम क्या करें, इसके एरो को यहाँ से क्या करें, मिला दें, तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा वेक्टर आर, ये हमारा क्या दिखाएगा, इसका रिजल्टेंट दिखाएगा। तो ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। इसका स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यदि दो सदिश ए तथा बी को क्या करें, परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की क्या करें, दो आसन्न भुजाओं की तरह क्या करें, प्रदर्शित करें। ठीक है, तो तीसरी जो भुजा होगी ना उसका परिणामी दर्शाएगी और जो हमारा विपरीत क्रम में
प्रदर्शित होती है। मतलब विपरीत क्रम क्या मतलब है, यहाँ से देखो ये ए से बी गया, ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या हुआ, ए की हमारा जो टेल्स है ना उससे यहाँ से बी के हेड तक गया है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विपरीत क्रम में गया है। लेकिन अगर यहाँ से ए के यहाँ से हेड से फिर ये इसका टेल मिल रहा है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आर होगा वही हमारा क्या होगा, इसके परिमाण को जो हमारा परिणामी है उसको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो यही होता है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर बी। इसका आपको स्टेटमेंट ही लिखना है, इसको प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बस इसका स्टेटमेंट है, तो हम इसका स्टेटमेंट ही लिखेंगे और इसका जो हमारा ये डायग्राम है इसको हम बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा उसमें से एक, लेकिन उसमें से भी पैरेललोग्राम लॉ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलो ये आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इसमें भी बस हमको स्टेटमेंट देखना है और इसका डायग्राम बना देना है और इसका रिजल्टेंट का मैथमेटिकल फॉर्म लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी बिंदु पर क्या करें, एक साथ कार्य करने वाले दो सदिशों को परिमाण तथा उसकी दिशा को उस दिशा में उस बिंदु से खींचे गए समानांतर चतुर्भुज क्या करें, अब की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें। इसका मतलब भी अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, तो पहले इसको देख लो क्या कहता है ये, ठीक है। तो उनका जो परिणामी सदिश होगा ना वो क्या होगा, उस बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे पी दे दिया गया है, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया गया है यहाँ से क्यू, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर है, तो इनका हमको क्या करना है, इनका पी प्लस क्यू निकालना है, ठीक है, पी प्लस क्यों निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ये समांतर चतुर्भुज जो नियम है वो क्या कहता है कि इनको हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मतलब कुछ ऐसे, जैसे यहाँ वेक्टर पी आपको इस डायरेक्शन में दे रहा है ना, और वेक्टर क्यू को हम इसी पॉइंट से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से खींच दें, ठीक। ये हमारा वेक्टर यहाँ वेक्टर क्यू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से पी से भी क्या करें, इधर से मतलब पी के समानांतर एक हमारा इधर से खींचा जाएगा और यहाँ से क्यू के समानांतर भी क्या होगा, एक यहाँ से हम खींच देंगे। तो यहाँ से आप पॉइंट मान लो कोई, ठीक है, पॉइंट यहाँ से मान लो, जैसे वेक्टर पी को हम ओ ए द्वारा दिखा रहे हैं और वेक्टर क्यू को हम ओ बी द्वारा दिखा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ओ ए सी बी जो हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, तो जो हमारा परिणामी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ से आर जो आपको दिखा रहा है वो हमारा परिणामी होगा। ये आर क्या दिखाएगा, पी प्लस क्यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो दो वेक्टर्स दिए गए थे उसको हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा क्या किया, प्रदर्शित कर दिया था। तो जो इसका विकर्ण होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम आर बराबर यहाँ से भी लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना रहेगा, ठीक है। हाँ, ये देख लो जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो हमारा रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा आर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसका भी हमको प्रूफ नहीं देखना, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या कहता है कि मान लो दो वेक्टर्स दिए गए हमारे, वेक्टर ए वेक्टर बी दिए गए हैं, उनका परिमाण जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो दिया है, परिमाण हमारा दिया है, उनके बीच का कोण मान लो यहाँ पे एंगल यहाँ पे दे दिया गया, थीटा कुछ दे दिया गया, थीटा बराबर मान लो 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी दे दिया गया, ठीक है, थीटा बराबर। तो उसमें आर का हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट का मान पूछता है, उसका मैग्नीट्यूड पूछता है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में बस क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट ही है, तो आपको इतना ही याद रखना है, ये दोनों डायग्राम बनाने हैं और उसका स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है, और चूँकि हमको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है तो हम बहुत ज़्यादा इसको लेंथी बना के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमको देखना है स्केलर प्रोडक्ट्स, अदिश गुणन, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास दो सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए गए हैं, और इनके बीच का जो कोण दे दिया गया वो मान लो थीटा है, जो हमारा एंगल है वो हमारा थीटा है, तो हमारा जो हमारा अदिश गुणन होता है, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, उसके परिमाणों के क्या होगा, गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण के कोसाइन के गुणनफल के क्या बराबर होगा। मतलब अगर हमको ये लिखना हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए बी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा अदिश गुणन, ठीक है। तो इसको लिखना भी इसी तरीके से है, ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है, हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए और बी,
ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही है हमारा। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल जैसे हमारा वर्क हो गया, वर्क, दूसरा हमारा पावर हो गया, ये समझ क्या है, अदिश गुणन के क्या है हमारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें दो सदिशों का गुणनफल हम निकालते हैं, लेकिन जो हमारा राशि मिलती है वो हमारा क्या होता है, अदिश राशि मिलती है। तो ऐसे गुणन को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने मतलब अगर आपको ये दिया गया तो दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे वेक्टर के फॉर्म में, जैसे मान लो यहाँ पे 2i + 4j + 6k, ठीक है, वेक्टर b बराबर दे दिया गया, यहाँ से 4i + 2j + 3k ऐसे दे दिया। तो हमसे a डॉट अगर b पूछा है ना, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जो मतलब i का प्रोडक्ट i से होगा, j वाले का j के से होगा, k वाले का k से होगा, कुछ इस तरीके से। पहले आप इसमें लिख लो +6k डॉट 4i + 2j + 3k। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, मतलब i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 8, मतलब 2 × 4, और i डॉट i हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो हमारा i डॉट i होता है वो 1 के बराबर होता है, जो k डॉट k होता है वो भी 1 के बराबर होता है, जो हमारा j डॉट j होता है वो भी हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब जो हमारे समान यूनिट वेक्टर्स हैं उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर अलग अलग लें, मान लो i डॉट के लें तो उसका मान 0 होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ 2 × 4 8 हो गया, यहाँ से 4 × 2 8 हो गया, 6 × 3 18 हो गया। इसको आप जोड़ोगे जब, तो 8 8 16 और 18 कितना हो गया, यहाँ से 34। तो यहाँ देख रहे हो ना, दो वेक्टर्स का गुणनफल हुआ था, लेकिन हमको क्या मिला, केवल मैग्नीट्यूड मिला, तो हमारा क्या हो गया, अदिश राशि मिली। ठीक है, तो इसीलिए आप बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने पे हमको क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स a और b दिए गए हैं, दो वेक्टर्स हमारे a और b दिए हैं, तो इनके जो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बाय द वे, इसको याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अगर हमें a क्रॉस b निकालना है, मतलब इसका क्या करना है, यहाँ से हमको इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो इसका परिमाण होगा उनका गुणनफल, जैसे मान लो ए का परिमाण हमारा a हो गया, वेक्टर b का परिमाण हमारा क्या होगा, b हो गया। ठीक है, इनका गुणनफल और उनके बीच का एंगल अगर हमें थीटा दिया है, ठीक है, तो इनका बीच के एंगल का क्या होगा, साइन, मतलब जो हमारे बीच के कोण का क्या होगा, साइन के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा, तथा इसकी दिशा हमेशा कैसी होगी, इसके लंबवत होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ लगा देंगे n कैप। ठीक है, जहाँ a और b हमारा क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b है, थीटा क्या है, एंगल इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, ये जो n कैप आपको दिख रहा है क्या है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत का क्या होगा, इकाई सदिश होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ऐसे 3D हम बनाए, इधर से ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया, मतलब यहाँ पे कोई हमारा वेक्टर b है और यहाँ पे वेक्टर a है। ठीक है, इनका हम गुणनफल ले रहे हैं। ठीक है, इनका हम क्या कर रहे हैं, गुणनफल ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो n होगा ना, वो हमारा क्या दिखाएगा, यहाँ से k दिखाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये i होता है, x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i होता है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j होता है, तो इसके डायरेक्शन में k होता है। तो हमारा जो इन दोनों का जब गुणनफल होगा ना, मान लो दो वेक्टर इन दोनों एक्सिस पे हैं, तो जो इन दोनों का गुणनफल होगा तो उसके लंबवत जो हमारा ये यूनिट वेक्टर होगा ना, वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब x और y के लिए करें तो वो k आएगा, मान लो यहाँ पे y और z के लिए करें तो यहाँ से वेक्टर i आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। इसके एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स भी याद रखना। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गुण जो टॉर्क हम निकालते हैं, वाला गुण टॉर्क जो निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये इसके क्या है, एग्जांपल है। कोणीय संवेग इसके क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इसमें देखना है। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या बचा था देख लेते हैं एक बार। ये हमारा बचा था फोर्स और उसके यूनिट पढ़ने हैं हमको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको भी देख लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है हमारा, तो एक नॉर्मल सा डिफिनेशन है। या तो फोर्स की डिफिनेशन आप न्यूटन सेकेंड लॉ से भी दे सकते हो, या तो ये नॉर्मल सा डिफिनेशन जो है वो आप दे सकते हो कि मतलब क्या है, फोर्स क्या है, एक बाहरी कारक है जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है। तो
तो वो क्या करता है, जो किसी वस्तु को विरामावस्था या गति की अवस्था को क्या करता है, बदलता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति की अवस्था में लाने का लाएगा या फिर लाने का प्रयास करेगा, या फिर कोई गति की अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाने का प्रयास करेगा। मतलब बल क्या है, एक हमारा कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था तथा गति की अवस्था को क्या करता है, बदलता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको अगर हमको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना हो तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, ये याद रखना। ठीक है, F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ F क्या हमारा फोर्स है, m क्या हमारा मास ऑफ बॉडी है, ए क्या है एक्सीलरेशन है उसमें। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है हमारा SI मात्रक जो होता है उसका हमारा क्या होता है, न्यूटन। SI मात्रक जो फोर्स का होता है वो न्यूटन होता है। तो इसका भी डिफिनेशन वगैरह नोट्स में है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको डिफिनेशन ही देखना है। लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। रेखी संवेग, देखो रेखी संवेग क्या है हमारा, रेखी संवेग क्या है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हमारा m है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। रेखी संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमेशा सदिश राशि है, तो हमेशा याद रखना रेखी संवेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका यूनिट देख लो, रेखी संवेग का यूनिट, इसका यूनिट क्या, मास का यूनिट क्या होगा, kg, और यहाँ पे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट होगा। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट 1 आप देखे होगे तो इसका हमने डायमेंशनल फार्मूला भी निकलवाया है, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है बीमी सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो इसका स्टेटमेंट कई बार पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हमको लिखना कैसे है कि यदि कोई हमारा क्या है, निकाय है, कोई सिस्टम है, ठीक है, उस पर हम क्या करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कार्य करता, कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता, तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होगा, नियत रहता है। मतलब कुल इनिशियल जो हमारा इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। टोटल फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमारा क्या है, यही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या है, यदि हम क्या करें, इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, ठीक है, इस पर कोई बाह्य बल क्या करें, ना लगाएं, तो जो हमारा क्या होगा, जो हमारा निकाय का कुल रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा, हमारा नियत होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे मान लो अगर, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे जो हमारा कुल प्रारंभिक संवेग है वो हमारा m1 u1 है, m2 u2 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा यहाँ से m1 v1, मतलब जो हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे दो वस्तुएं दी गई थी जिनका द्रव्यमान m1 और m2 थी। स्टार्टिंग में उन दोनों का जो वेलोसिटी था u1 और u2 था। ठीक है, तो जब हमारा जब उसमें क्या हुआ, उसमें उसकी वेलोसिटी में जब यहाँ से परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से ये m1 v1 हो गया और यहाँ से m2 v2। ठीक है, इसका ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो इन दोनों का जो योग होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर रहेंगे। मतलब दोनों का मतलब जो हमारा मोमेंटम होगा वो हमारा कैसा होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, m1 m2 क्या है, हमारा वस्तुओं के द्रव्यमान है, u1 u2 क्या है, उन वस्तुओं के क्या है, प्रारंभिक वेग हैं, और यहाँ से v1 v2 क्या है, हमारे फाइनल वेग है, मतलब जो हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल हमारे क्या है, रिकॉयल ऑफ गन, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रिकॉयल ऑफ गन, मतलब जो हमारा बंदूक का क्या है, बंदूक का प्रतिक्षेप। मतलब जब हम बंदूक से क्या करते हैं, गोली चलाते हैं, तो क्या होगा, बंदूक थोड़ा सा पीछे हटता है। मतलब जब हम गोली यहाँ से फायर करते हैं तो गोली तो आगे बढ़ता है, उस हिसाब से क्या होगा, बंदूक भी क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, तो मतलब गोली चलाने पर जो बंदूक क्या होगा, पीछे की ओर क्या होगा, चलता है थोड़ा सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदूक का
प्रतिक्षेप बोलते हैं, मतलब रिकॉयल ऑफ गन बोलते हैं। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारा जब हमारा मान लो यहाँ पे बंदूक यहाँ से रुका हुआ है, ठीक है, मतलब बंदूक यहाँ से रुका हुआ है, यहाँ पे गोली थी, ठीक है। तो इनिशियल हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब बंदूक हमारा रुका हुआ है, गोली चलने से पहले क्या होगा, बंदूक रुका हुआ है, तो यहाँ से जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब हम गोली यहाँ पे फायर करेंगे, जब हम क्या करेंगे, गोली यहाँ से फायर करेंगे, जब मान लो यहाँ से हमने गोली फायर की, तो गोली जब फायर की तो गोली का वेलोसिटी मान लो v हो गया और इसका द्रव्यमान स्मॉल m हो गया, ठीक है। स्मॉल v और स्मॉल m यहाँ से इसके द्रव्यमान और इसकी वेलोसिटी हैं। तो बंदूक भी तो पीछे की तरफ हटेगा। तो अगर हम मान लें बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका जो द्रव्यमान है वेलोसिटी जो हमारा कैपिटल v है, ठीक है। तो हमारा तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। तो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना था, स्टार्टिंग में तो वो 0 था ना, u बराबर 0 था दोनों का। तो यहाँ से स्टार्टिंग में जो पी इनिशियल था वो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम 0 के बराबर ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों का जो मोमेंटम होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यमोन यहाँ से कैपिटल M और ये v प्लस स्मॉल m प्लस v, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप देख लो। तो यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ से आपको ये पूछा जाए कि बंदूक किस गति से पीछे की तरफ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, v निकालना आपको। तो यहाँ से m भी इधर की तरफ आएगा, तो हमारे माइनस m भी बचेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल v बराबर हो जाएगा माइनस m स्मॉल v अपॉन कैपिटल m, ठीक है। तो मतलब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, बंदूक हमारा क्या होगा, पीछे की तरफ उल्टी दिशा में हटेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमको यहाँ पे क्या क्या दिखा है आपको, v हमारा क्या है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग है जो पीछे की तरफ हट रहा है। m क्या हमारा मास ऑफ गन है, तो यह जो हमारा कैपिटल M है वो हमारा मास ऑफ गन है। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट है जो हमारा गोली का द्रव्यमान है। v क्या है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो हमारा क्या है, मतलब जो माइनस साइन है वो यही दिखा रहा है कि बंदूक गोली दिशा में चलेगी, बंदूक उसके जस्ट पीछे की तरफ हटेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो। और ये आपका रिकॉयल ऑफ गन है, तो इसका भी आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना रहेगा अगर इसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में केवल एक लास्ट टॉपिक बचा जो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो भी आएगा, उसके पार्ट 2 में यही रहेगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पार्ट में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना।